ये प्रधानमंत्री मोदी जी शायद से वो एजुकेशन का वैल्यू नहीं समझते हैं, वो एजुकेशन का नहीं महत्व समझते कि जानते कि किस तरीके से बच्चा साल भर मेहनत करके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करता है और जब वो एग्ज़ाम देता है तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो वो दोबारा एग्ज़ाम किस तरीके से तैयारी कर पाएगा। गरीब हैं आप, नहीं दे रही है सरकार आपको शिक्षा ना देने की नीयत रखती है। अगर आप अमीर है, जेब में पैसा है, कोचिंग सेंटर भी जा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल भी जा सकते हैं और तभी आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि आप सरकारी विश्वविद्यालयों में सब्सिडाइज्ड फीस स्ट्रक्चर पे स्टीफेंस में पढ़ पाएँ, मिरांडा में पढ़ पाएँ, या फिर उसके बाद उनमें दाखिला नहीं होता है तो फीस देकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जा पाएँ। 2014 के बाद से जब से जो एजुकेशन मॉडल था, जो पब्लिक फंड एजुकेशन सिस्टम था, उसको हटा के हेफा मॉडल लाया गया और साथ ही साथ उसको और मजबूत करने के लिए एनईपी लाया गया। एनईपी में दरअसल वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहने के लिए, पर वो है नो एजुकेशन पॉलिसी। क्या हमारे देश में एजुकेशन का जो एक अच्छा लेवल होना चाहिए, एजुकेशन का फंड बढ़ाना चाहिए सरकार को, और हम इस बीजेपी की सरकार, धर्मेंद्र प्रधान की सरकार को बोलते हैं कि आप एजुकेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ये एक ऐसा दोहा है कि अपने गुरु की चरण स्पर्श करने से पहले या फिर उसको आभार मानने से पहले सुनाया जाता है हमारे भारतीय कल्चर में। पर आज 5 सितंबर टीचर्स डे का दिन है ये, पर उसी टीचर्स डे वाले दिन जंतर मंतर पर ऐसा क्या होता है कि तमाम जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, वो अपनी एकजुटता दिखाते हैं और आज यहाँ पे जंतर मंतर पर मौजूद हुए हैं। ये एक बड़ा सवाल उठता है कि क्यों छात्रों ने टीचर्स डे वाले दिन किताबों को छोड़ा, अपने क्लासरूम्स को छोड़ा, अपने हॉस्टल्स को छोड़ा और इन सब चीज़ों को त्याग कर आज के दिन यहाँ पे क्यों आए। इन तमाम चीज़ों पर आज हम यहाँ के छात्रों से बात करेंगे, तमाम टीचर्स से बात करेंगे कि क्या ऐसी मजबूरी रही थी, क्या ऐसी ज़रूरत थी कि आज के दिन उन्हें यहाँ आना पड़ा और क्या उनकी सरकार से मांग है जिसके लिए ये मंडी हाउस से जंतर मंतर तक एक प्रोटेस्ट निकाला गया। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ ये भी दे दूँ कि जब ये प्रोटेस्ट का जो ये आक्रोश मार्च था, इसे मंडी हाउस से निकाला गया तो पुलिस के द्वारा कुछ छात्रों को और टीचर्स को डिटेन भी किया गया। यहाँ पे जो अभी मौजूद हैं वो छात्र हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो आगे पीछे यहाँ पे आए थे, जो उस भीड़ से अलग हो गए थे तो वो यहाँ पे पहुँच पाए। और एक बात ये भी बताई जा रही है कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो छात्र, जो टीचर्स मौजूद हैं, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के हैं, जैसे JNU, DU और ऐसे तमाम कुछ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए जब बात करते हैं तमाम छात्रों से, छात्रों से, टीचर्स से कि उनकी क्या मांग है आज सरकार से। जी, आज टीचर्स डे के दिन हमने और टीचर्स एसोसिएशन ने, दिल्ली भर के टीचर एसोसिएशन ने इस बात को समझा कि देश में जिस तरह की पॉलिसी आई है शिक्षा में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और पूरी तरह से गरीब छात्रों पर हमला उसके तहत किया जा रहा है। और आप देखिएगा कि उसमें कई सारे ऐसे वर्ड्स डाले गए हैं कि जो पूरी तरह से वंचितों को और किनारे कर रहा है। चाहे मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री पॉइंट है। देश में होता था कि अगर कोई ड्रॉप आउट होता था तो एक शर्म की बात होती थी स्टेट के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन आज उसको मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट करके उसको लीगलाइज कर दिया गया है। लोन का सिस्टम लाया गया है विश्वविद्यालय में कि जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है वो लोन लेगी बनिस्बत कि जो ग्रांट मिलता था पहले, अब ग्रांट नहीं मिलेगा, अब लोन मिलेगा। और लोन का मतलब है लौटाना, यू हैव टू पे बैक। और वो कहाँ से लौटाएंगे? तो हम देखते हैं हमारे सामने इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलग अलग विश्वविद्यालय जहाँ पर लगातार फ़ी हाइक हुई, 400%, 800%, 700%, इस तरह की फ़ी हाइक हुई वहाँ पर। और ये इसी का कारण है कि आप जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को हम मानते थे कि गरीब का बच्चा पढ़ सके, आज उसको नहीं चाहते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ बोलना, हमारी जिम्मेदारी है कि लगातार NTA जो लीक कर रहा है और ये सरकार चाहती है कि उसी के तहत एग्ज़ाम हो और उसकी जो दलाली फल फूल रही है वो फलते फूलते रहे, तो उसके खिलाफ तो हम बोलेंगे। इस देश में कोचिंग सेंटर का जिस तरह से दबदबा बढ़ा और उसके साथ साथ लोग मर जाते हैं कोचिंग सेंटर में और उसके लिए सरकार कुछ करती नहीं, कुछ बोलती नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि देश की शिक्षा व्यवस्था को हम बचाएंगे और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को हम बचाएंगे। इसके लिए आज का ये मार्च था। लेकिन आप देखिएगा कि शिक्षकों को आज मार कर, उनको बसों में भर कर उनको डिटेन कर लिया गया। तो ये बेशर्म सरकार, ये
पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि शिक्षक दिवस के दिन ही शिक्षकों पर ही हमला कर रही है, तो ये भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि कहीं ना कहीं जो मेरे नज़र में, मेरे नॉलेज में है कि वो देश के बजट में से सिर्फ 6% जो है वो शिक्षा पे खर्च किया जाता है। उससे कम है। आप 6% ज़्यादा बोल रहे हो मुझे लग रहा है। अच्छा, हाँ ये बहुत कम है। अगर एक हम रेशियो मान लेते हैं चलिए 3% का, तो क्या 3% का बजट इतने बड़े देश में शिक्षा के लिए काफ़ी है? हमारा एक बहुत पुराना इस देश का नारा है जो पहले इनके भी जो चट्टे बट्टे हैं वो भी लगाते हैं कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। देश बढ़ता है बेहतर शिक्षा से, और ये सबसे ज़रूरी है किसी देश के प्रगति के लिए। विश्वगुरु कहने से विश्वगुरु नहीं होगा, लोगों को बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, और केजी से लेकर पीजी तक, केजी से लेकर पीएचडी तक हर चीज़ को फ्री करना पड़ेगा, तब ये देश और बेहतर बनेगा और देश में तरक्की और बढ़ेगी। मैम एक तरफ बढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया, देश का युवा जो इंडिया को आगे बढ़ाएगा, पर आज ऐसे क्या मजबूरी थी कि शिक्षक दिवस के दिन ही अब देश के युवा को क्लास रूम छोड़कर, किताबें छोड़कर आज जंतर मंतर पर आना पड़ा? देखिए, पहले तो ये इस देश के बहुसंख्यक जो पिछड़े हुए, दलित, गरीब, सरकारी स्कूल के छात्र और युवा हैं, उनके लिए आज हमारा असल शिक्षक दिवस नहीं है। हमारा असल शिक्षक दिवस होता है सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पर जनवरी में, और आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जिसको ये देश टीचर्स डे के तौर पर मनाता है। ठीक है, इस दिन को कोमेमोरेशन, अब जब बातें हो ही रही है शिक्षा की, तो यहाँ पर आज हम मंडी हाउस से लेकर यहाँ पर एक शिक्षा को लेकर जो हमारा आक्रोश है, जो हमारे डिसकंटेंट है, उसको लेकर हमने मार्च निकालने के लिए आज जॉइंट कॉल दिया था। लेकिन इस देश में अगर आपको सरकार की चाटुकारिता करनी है तो उसके लिए आपको परमिशन इंटीमेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर एक जागरूक नागरिक की तरह पूरा अपना अधिकार एजर्ट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनली पीसफुली अपना आक्रोश दर्ज करना है, उसकी परमिशन आपको नहीं मिलेगी। इसलिए हम यहाँ पर मजबूरन यहाँ सिमट कर हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम यहाँ पर क्यों मौजूद हुए हैं? इस देश में आज कहने को 78वां साल अभी आज़ादी का 15 अगस्त को मनाया गया है, ठीक है, लेकिन इस देश में जो देश चांद तक पहुंच रहा है रिसर्च करने के लिए, उस देश की राजधानी की जो बच्चियां हैं सरकारी स्कूल की, उनके हाथ में किताबें नहीं हैं, उनके हाथ में उनके स्कूल में क्लासरूम नहीं है, उनके स्कूल में साइंस का ऑप्शन नहीं है, उनके स्कूल में कॉमर्स, उनके स्कूल में कंप्यूटर का ऑप्शन नहीं है। तो वो बच्चियां, कहने को हमें राइट टू एजुकेशन कहा जा रहा है कि हमारे पास उसकी, अगर आपको पोल खोलने की बात करें तो किसी सरकारी स्कूल में चले जाइए, अपने आप आपको पता चल जाएगा कितने अमृत काल में हम जी रहे हैं। 8वीं तक ही वो राइट टू एजुकेशन जो 60 साल आज़ादी के बाद कहीं आ पाता है, वो 8वीं तक ही ऑपरेट करता है, वो भी तब जब अगर किसी बच्ची को दाखिला मिल जाए सरकारी स्कूल में। सबसे पहले तो आपको सरकारी स्कूल में दाखिला ही मिलने के लिए ना को चने चबाने पड़ेंगे, उसके बाद जब 8वीं तक किसी तरह आप पहुंच जाएगी वो बच्ची, बिना क्लासरूम के, बिना किताबों के, बिना टीचर के, किसी तरह वो 8वीं पास कर भी जाए बच्ची, एक बड़ा हिस्सा 8वीं के बाद ही बेदखल हो जाता है, तो 12वीं तक पहुँच भी जाए, तो 12वीं के बाद सरकारी शिक्षा से, औपचारिक शिक्षा से उसकी 13वीं हो जाती है। इस देश के जो सरकारी सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उसमें हमारे देश के सरकारी स्कूल से आने वाले वंचित बहुसंख्यक गरीब युवाओं को दाखिला नहीं दिया जाता है, उनकी बेदखली की जाती है। पिछले साल में हमारी सरकार कहती है कि एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ा है, हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट बढ़ा है, अरे 400% ग्रॉस एनरोलमेंट बढ़ा है ओपन लर्निंग के इंस्टीट्यूट्स में, ओपन में, इग्नू में, SOL में, रेगुलर कॉलेज केवल दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय देख लें तो पिछले 20-30 सालों में एक नया कॉलेज नहीं खुलता है, 60-70 हज़ार सीटों के अलावा एक नया दाखिला नहीं होता है, नया कॉलेज नहीं खुलता है। इतने सालों से युवा ये डिमांड कर रहे हैं कि वाकई में हम आज़ाद देश में अगर हैं तो क्यों नहीं देश के हर युवा को, कितने भी गरीब घर से क्यों ना आता हो, राष्ट्रपति का बच्चा हो, मालिक का बच्चा हो, मजदूर का बच्चा हो, उसको क्यों नहीं समान शिक्षा मिल रही केजी से पीजी तक? तो हमारी डिमांड है कि जब तक केजी से लेकर पीजी तक सब युवाओं को समान शिक्षा, पब्लिक फंडेड एजुकेशन नहीं मिल जाती, तब तक हर सरकारी स्कूल से निकलने वाले छात्रों को उच्च शिक्षण सरकारी संस्थानों में 85% रिजर्वेशन दिया जाए। सरकारी स्कूल के छात्रों का सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों पर पहला अधिकार हो। उसके अलावा हेफा से लोन जो लिया जा रहा है, हेफा रद्द किया जाए, NTA को भी डिसबैंड किया जाए। लगातार युवाओं के सपनों को, उनकी उम्मीदों को धराशायी करते हुए पूरी तरीके से नेशनल ठग एजेंसी फेल होते हुए दिखाई पड़ी है। उसके अलावा ये जो फी हाइक हो रहा है, लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बची कुची पब्लिक फंडेड एजुकेशन का, वो बंद किया जाए। हर साल युवाओं की ये डिमांड रहेगी कम से कम बजट का केवल 10वां हिस्सा नहीं, कम से कम बजट का 10वां हिस्सा खर्चो शिक्षा पर। हर साल बजट में बढ़ने की बजाय कटौती हो रही है। उसके अलावा इस पूरी फ्रेमवर्क में क्या सुनिश्चित किया जा रहा है कि केवल जिसके पास पैसा है, अभिजात तबके से आ रहा है, वही बेहतर शिक्षा हासिल करके
बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए एलिजिबल हो पाए और बाकी देश का गरीब युवा सस्ता मजदूर बनने के लिए मजबूर होता रहे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस देश के जो युवा हैं उन्होंने आज तक इतिहास में लड़कर ही अपने सारे शिक्षा के अधिकार हासिल किए हैं और आगे भी अपने अधिकारों के लिए लड़कर हम उन अपने अधिकारों को हासिल करेंगे। हम देश की सरकार की शिक्षा व्यवस्था के भरोसे नहीं रहने वाले हैं। मैम, आपसे एक सवाल ये रहेगा कि कहीं ना कहीं जो CUET जैसे एग्ज़ाम्स में रिजल्ट्स की देरी की जाती है, जिस कारण बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो प्राइवेट में जल्दी एडमिशन ले लेते हैं ताकि उनकी सीट ना निकल जाए, तो इन चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, केवल जल्दी और देर से दाखिला मिलने की ही बात नहीं है और केवल NTA की द्वारा खड़ी की जाने वाली मुश्किलें ही एक समस्या नहीं है। इस देश के जो युवा हैं चौतरफा हर तरफ से उन्हें बेदखल करने की शिक्षा से कोशिश सरकार, प्रशासन, सिस्टम द्वारा सिस्टमैटिकली की जाती है। एक बात बताइए, सबसे पहले तो अगर मैं दिल्ली के ही सरकारी स्कूलों का आंकड़ा आपको उठाकर दिखा दूं, 9वीं में और 11वीं में पिछले सालों में जो स्टूडेंट्स का फेलियर रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। 10वीं में और 12वीं में जो पास परसेंटेज शो कर रहे हैं, ये किन सब्जेक्ट्स के बलबूते शो कर रहे हैं ये भी बता देती हूँ। ब्यूटी एंड वेलनेस पढ़ाया जाता है छात्रों को स्किल बेस्ड कोर्सेज के नाम पर। ये चीज़ें उन्हें जब सिखाई जा रही हैं, इनके मार्क्स जोड़कर उनका पास परसेंटेज दिखाया जा रहा है, जो आगे उनको ना तो सरकारी शिक्षा में आगे दाखिला लेने के लिए मदद करते हैं, ना उनको बेहतर जॉब हासिल करने के लिए मदद करते हैं। और बाद में जब उन्हें ओपन में दाखिला दे दिया जाता है तब उनको सिखाया जाता है कि कार कैसे जोड़ें, पंचर कैसे जोड़ें, सरकारी स्कूलों में स्किल बेस्ड एजुकेशन के नाम पर चप्पल कैसे जोड़ें, पंचर कैसे जोड़ें, ये सिखाया जा रहा है देश के गरीब युवाओं को। तो साफ तौर पर आज भी शिक्षा में एक तरीके का सबसे बड़ा नस्ल भेद हमारे देश में आज भी जारी है। एजुकेशनल अपार्थाइड इसको हम कह सकते हैं। गरीब हैं आप, नहीं दे रही है सरकार आपको शिक्षा, ना देने की नीयत रखती है। अगर आप अमीर है, जेब में पैसा है, कोचिंग सेंटर भी जा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल भी जा सकते हैं और तभी आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि आप सरकारी विश्वविद्यालयों में सब्सिडाइज्ड फीस स्ट्रक्चर पे स्टीफेंस में पढ़ पाएं, मिरांडा में पढ़ पाएं, या फिर उसके बाद उनमें दाखिला नहीं होता है तो फीस देकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जा पाएं। वरना अगर आप इस देश को 14-14 घंटे अपना मेहनत से पसीना देने वाले मजदूर के बच्चे हैं, उस महिला के बच्चे हैं, ठीक है, जिसके लिए रोजगार रोज दिन दिहाड़ी का इंतजाम करना मुश्किल है, उसके लिए सरकारी स्कूल में भी आज हमारी सरकारें जगह नहीं बना रही हैं। स्कूलों का मर्जर कर रही हैं, खराब स्कूलों को दुरुस्त करने की बजाय उन्हें बंद किया जा रहा है। देश के दूर सुदूर इलाकों में कोई नया स्कूल नहीं खोला जा रहा है। कई कई गाँव के लिए एक क्लस्टर स्कूल खोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि अलग अलग स्तर पर एग्जाम होगा NEP के तहत, अगर आप क्लियर कर लेंगे एग्जाम तो आपको आगे पढ़ने का मौका दिया जाएगा। अरे ये शिक्षा नहीं है, ये प्रिविलेज भी नहीं है, ये ऐसी दौड़ में होड़ में छात्रों को लगाया जा रहा है जहाँ पर ज़्यादातर छात्र उस होड़ में शामिल हो पाने के लिए भी उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, इतनी सशक्तता नहीं है। हमारे देश की वो बहनें जिनको गाँव के अंदर स्कूल में नहीं भेज पाने की क्षमता है हमारे देश के गाँव के गरीब परिवारों की, वो देश के गांव के बाहर क्या भेज पाएंगे अपनी बच्चियों को। तो वो बच्चियां जो 8वीं के बाद बेदखल हो रही हैं, 12वीं के बाद बेदखल हो रही हैं, जो हायर एजुकेशन तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, वो किस तरीके से देश में एक एम्पावर्ड बेटी, सशक्त बेटी बन पाएंगी या कभी भी अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी। इसीलिए हमारा यह आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है और ये डिमांड हम बार बार उठाएंगे और देश की जनता से भी अपील करेंगे कि आप, हमारे देश, हमारी सरकारें हमारे हाथ में कलम किताब की जगह त्रिशूल, कमंडल, कांवड़, ये सब हमारे हाथ में थमाने की कोशिश कर रहे हैं भटकावे और भटकावे की राजनीति से लगातार। लेकिन हमें उस राजनीति में नहीं फंसना है, हमें वो मांगना है जो हमारा अधिकार है, हमारे लिए शिक्षा, समान बेहतर पब्लिक फंडेड एजुकेशन और रोजगार। और उसके लिए हमें एक साथ मिलकर बोलना पड़ेगा कि KG से लेकर PG तक सबको समान शिक्षा, पब्लिक फंडेड एजुकेशन का राइट दिया जाए। जब तक नहीं दिया जाता तब तक सभी को सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में सरकारी स्कूल के छात्रों को 85% रिजर्वेशन दिया जाए और उसके अलावा जितनी भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं जो केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, उनको भी UGC के सेक्शन 12B के तहत उनको बराबर की UGC से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बराबर उनको फंडिंग दी जाए। ये शिक्षा का निजीकरण, बाजारीकरण, अनौपचारीकरण बंद किया जाए। अभी इस प्रोटेस्ट में मैंने देखा कि आप एकदम फ्रंट लाइन में खड़े होके नारे लगा रहे थे, एकदम जोर शोर, उमंग, जोश था आप में। तो आज क्या ऐसी नीति बन गई, क्या ऐसा हो गया देश में कि शिक्षक दिवस वाले दिन छात्रों को स्कूल छोड़ना पड़ा, कॉलेज छोड़ना पड़ा, अपनी किताबें छोड़कर आज जंतर मंतर पर इकट्ठा होना पड़ा है? ये बेसिकली ऐसी बात है कि ये आज नहीं हुआ है, ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है। जब से 2014 के बाद से, जब से जो एजुकेशन मॉडल था, जो पब्लिक फंड एजुकेशन सिस्टम था, उसको हटा के हेफा मॉडल लाया गया और साथ ही साथ उसको और मजबूत करने के लिए NEP लाया गया। NEP में दरअसल वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहने के लिए, पर वो है नो एजुकेशन पॉलिसी। NEP को लाने के बाद जो पढ़ने का एकेडमिक्स का सेक्शन था उसको 38 से 40% तक ख़त्म करके उसके जगह पे SEC और WAC के जैसे कोर्सेज ला दिए गए और जो तमाम
तमाम शिक्षा में दिक्कत है, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन जो एजुकेशन का हो रहा है आज के दौर में, जिसके कारण जो मार्जिनलाइज सेक्शन से, जो गरीब तबके से, जो दूर दराज से लोग आते थे पढ़ाई करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वो आज नहीं पहुँच पा रहे हैं। अगर हम देखें कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पे कम पैसों में अच्छी शिक्षा मिलती है, उनकी संख्या देखें तो अगर हम सारे सीटों को कंपेयर करें तो मुश्किल से 20 से 30 हज़ार सीट मिलेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के लिए। तो क्या सिर्फ 20-30 हज़ार ही लोग हकदार हैं? नहीं है। देश में 90% 95% लोग गरीब तबके से हैं और पढ़ने के लिए सीट केवल 30 हज़ार है। तो ये जो शिक्षा का निजीकरण है, जिसके कारण जो एक ही सेक्शन के लोग शिक्षा में पहुँच पा रहे हैं और जो बाकी लोग हैं वो पीछे घटते घटते वो बहुत ही पीछे होते जा रहे हैं। उनके लिए लड़ाई, और ये लड़ाई आज से नहीं, आज़ादी के समय भी लड़ी गई थी और आज तक भी लड़ी जा रही है। और ये एक रेसिस्टेंस है कि नहीं, हम इसके लोग साथ में आ रहे हैं और धीरे धीरे ये एक बहुत बड़ा बनेगा, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। राइट टू एजुकेशन, वैसे तो मतलब भारत देश में संविधान में सबको एक समान अधिकार की बात की गई है, पर आज यहाँ पे आप लोगों ने शिक्षा में भी समान अधिकार की बात की है, इसका मतलब क्या है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये देता है शिक्षा में समान अधिकार का, हमें हमारे पास राइट टू एजुकेशन बताता है। 9 साल से लेकर 14 साल तक बच्चों को फ्री शिक्षा विधान देना सरकार की जिम्मेदारी। वो कहाँ आके रुकता है, समझने वाली बात है कि जब बच्चे 12वीं तक सरकार गवर्नमेंट स्कूल अवेलेबल है, वो भी किस तरीके के अवेलेबल है हम देख रहे हैं। उनकी हालत क्या है, आज दूर दराज में जो गांव में स्कूल्स हैं उनकी हालत क्या है। बच्चे जब हायर एजुकेशन में आते हैं, जब उनमें जाना होता है कि हमें बीए करना है, हमें पीएचडी करना है, हमें मास्टर्स करना है, तो वो तब वहाँ पे दिक्कत शुरू होती है कि जो आप देखिए कि एक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज से, जैसे मान लीजिए अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके उसमें एक लैंग्वेज बैरियर का बहुत बड़ा दिक्कत स्टूडेंट को सामने फेस करना पड़ता है कि जो बच्चा जो 12वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़ के आ रहा है, वो क्या बच्चा वहाँ पे जाके अंडर ग्रेजुएशन में, वो IIT में, मेडिकल कॉलेज में, MBBS एम्स में वो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी पढ़ाई वहाँ तक 12वीं तक हिंदी में हुई। उसके बाद परीक्षाओं में भी देखिए तो CUET ला दिया गया, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहले यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड के नंबर पे और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटीज़ का अपना एंट्रेंस होता है, जैसे मैं JNU से हूँ तो JNU का JNUE करके अपना एंट्रेंस हुआ करता था, उसको ख़त्म करके CUET ला दिया गया। CUET में क्या है कि आप इंग्लिश और जनरल टेस्ट पढ़ के आप डायरेक्टली आ सकते हो। तो क्या वो लैंग्वेज जो बैरियर फिर वहाँ पे खड़ा हो रहा है, जो हिंदी मीडियम या फिर अदर मीडियम के लोग जो पढ़ने आते हैं वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स जो वहाँ पहुँचते थे, जो मार्जिनाइज सेक्शन से आते थे, वो ना हो कि एक कोचिंग मॉडल तैयार हो गया और वो कोचिंग मॉडल के चलते जिनके पास पैसा है वो कोचिंग करेंगे, वही आगे बढ़ेंगे, जिनके पास नहीं है वो पीछे है और भी पीछे होते चले जाएंगे। देश में एक नया माफिया जो इन दिनों सुनने में आ रहा है वो है शिक्षा माफिया। और अगर लगातार हम देख सकते हैं कि किस तरह प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस बढ़ा दी जाती है, प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस बढ़ा दी जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें सरकारी उसमें, तो वहाँ भी CUET जैसे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट किया जाता है, उसमें काफ़ी लेट रिजल्ट दिया जाता है। बच्चे डर से प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं पहले ही, ताकि उनकी सीट ऐसा 9 साल बर्बाद हो जाए। इस बारे में क्या सोचते हैं आप? दरअसल ये निजीकरण का ही एक जो कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा एजुकेशन माफिया आप हमारे सामने है कि नीट और नेट का पेपर कैसे लीक हुआ। नीट का पेपर लीक हुआ, हरियाणा में लीक हुआ, बिहार में लीक हुआ। एक साथ लाइन में बैठने वाले एक ही सेंटर से 15 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए। तो एजुकेशन माफिया सरकार से जुड़े हुए हैं। आप पेपर अगर उनके पास पहले से पहुंच रहा है, लीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं NTA की, एजुकेशन मिनिस्ट्री की गलती है। और एजुकेशन मिनिस्ट्री अपने गलती छिपाने के लिए इन तमाम तरीके हथगंदा अपना रहा है। जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, जो लोगों से रेजिस्टेंस में खड़े हो रहे हैं, उनको डिटेन कर दिया जा रहा है, उनको जेल में भेजा जा रहा है। ये जो तमाम तरीके का एक माहौल खड़ा किया जा रहा है कि उनके खिलाफ बोलने वाला कोई ना हो, वो जो मन में आए वो करे। एजुकेशन माफिया शिक्षा मतलब सीट बेच रहे हैं। बेसिकली आप नॉर्मली जो नीट मेडिकल कॉलेज में बहुत लोग मेहनत करके अपनी सीट एक सीट मिलती है उन्हें, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड होती है। IIT, एम्स कॉलेज या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर को लीक करा दे रहे, बेच दे रहे हैं। 20 लाख 30 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर लीक कर रहे हैं। उनमें गवर्नमेंट भी शामिल है, गवर्नमेंट के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि बिना उनके शामिल के वो पेपर वहाँ पे हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप CUET का पेपर का एग्जाम्पल लो, CUET के सेंटर पे अगर आप जाओगे तो सेंटर पे NTA के एक लोग भी नहीं होते हैं वहाँ पे। NTA पे जो स्टूडेंट, जो कॉमन स्टूडेंट स्कूल के हैं, वही एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट का चेकिंग कर रहे हैं, वही पेपर आके देख रहे हैं तुमने साइन किया या नहीं किया। ये जो माहौल है, ये एजुकेशन का धजिया उड़ा रहे हैं ये लोग, उसके खिलाफ हम लोग हैं और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। अभी जो एक नारा मैंने आपके उससे सुना, आप लगातार एक नारा लगा रहे थे, आज़ादी आज़ादी। तो ये जो आज़ादी वाला नारा है, ये मतलब किस चीज़ से आज़ादी चाह रहे हैं आप? पहली बात, आज़ादी नारे को लोग बहुत गलत तरीके से डिपिक्ट करते हैं। लोगों को लगता है ये देश से आज़ादी मांग रही है, एंटी नेशनल है। देश से नहीं, देश में आज़ादी, शिक्षा की आज़ादी। आज जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि पहले GS कैश हुआ करता था, यानी कि जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। उसको ख़त्म करके एक पपेट बॉडी लाया गया, ICC, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी।
उसमें क्या है कि जब किसी महिला के साथ, किसी बच्चियों के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट का मामला होता है और वो कंप्लेन करने जाती है, तो उनसे ये पूछा जाएगा कि आप रात में क्या कर रही थी वहाँ पे, आपने क्या पहन के गए थे आप। वो ये नहीं पूछते कि अगर मेरा अधिकार है मैं रात में कहीं पे रहूँ, सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। वो अपनी जिम्मेवारी से बच के जो विक्टिम है उसके ऊपर ही दोषारोपण करे। और तमाम GS कैश के ख़त्म होने के बाद JNU ही नहीं, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो एक सेक्सुअल हरासमेंट का मामला लगातार सामने आ रहा है, चाहे BHU का रेप केस ही आप देख लो, जिस तरीके से BHU में IIT BHU में रेप केस हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन ही बोलता है कि हम दीवार घेर देते हैं। मतलब अगर महिलाओं के साथ दिक्कत है तो घर में बंद कर लो, फिर उनको सुरक्षा देना आपकी जिम्मेवारी है, आप उससे बच नहीं सकते हो। और इसी चीज़ से हमें आज़ादी चाहिए कि हमें पढ़ने की आज़ादी चाहिए, समान शिक्षा की आज़ादी चाहिए, हमें सड़कों पे घूमने की आज़ादी चाहिए, महिलाओं को जो मन में आए वो पहनने की आज़ादी चाहिए, जो उसके साथ रहना चाहें उनके साथ रहने की आज़ादी चाहिए। देश से नहीं, देश में आज़ादी चाहिए। इस प्रोटेस्ट में सर मैंने एक नारा देखा, वो नारा था आज़ादी। वो आज़ादी किस चीज़ से मांगी जा रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आप आज़ादी हम यहाँ पे आज किस लिए आए हैं? हमारा यहाँ आने का एक ही मकसद है कि जो हमारे एजुकेशन, जो सस्ती शिक्षा चाहते हैं उसको लेके हम यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट करने आए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा जो हो यहाँ पे हमारे देश में, जो आज के डेट में प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, स्कूल कॉलेज का आप फीस देख लो, आज आप जर्नलिज्म जो आप कर रहे हो, जर्नलिज्म के कॉलेजेस का फ़ीस देख लो कितना ज़्यादा हो गया है। IMC का फ़ीस आप देख लो, DU का देख लो, और इवन यहाँ पे जो हमारे देश में जो आज के डेट में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, इससे हमारे आम छात्र जो है, गरीब छात्र जो है, वो इससे बाहर निकलता जा रहा है, उनके हाथों से ये दूर जाता जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में एजुकेशन तो गवर्नमेंट के द्वारा अफोर्डेबल हो, सस्ती हो, जिससे लोग, स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ सके और मतलब इवन उनको प्रोत्साहन किया जाए। आज आप देखते हैं कि स्कूल कॉलेज की फ़ीस इतना ज़्यादा हो चुके हैं कि आज के डेट में वहाँ पे जो गरीब छात्र हैं या गरीब घर से जो बच्चे आते हैं वो वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते, वो सोच नहीं पाते कि हम जाके वहाँ पढ़ाई करें। और जिस तरीके से हमारे धर्मेंद्र प्रधान न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आते हैं जिसमें हमारी फ़ीस बढ़ाई जाएगी, ये हम इसका पूरा मतलब विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी रोल बैक हो। हम चाहते हैं कि NTA जो एग्ज़ाम लेता है, आप जाकर देख लो, NTA जितने भी एग्ज़ाम लेते हैं सारे वो जिसमें सारे में NTA के एग्ज़ाम द्वारा धांधली किया जाता है। और आप देख सकते हैं नीट का हुआ, नेट JRF का एग्ज़ाम हुआ, तो और उससे पहले जो CUT का एग्ज़ाम भी जो हुआ था, हम इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। हम चाहते हैं कि NTA बंद हो, NTA स्क्रैप हो, और जो अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ जो अपनी एग्ज़ाम लेती थी वो मतलब वो लें, अपना एग्ज़ाम लें। NTA के द्वारा हम एग्ज़ाम नहीं चाहते हैं। और एक चीज़ और है कि हम चाहते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप बढ़ाई जाए, जो गरीब छात्रों को जो स्कॉलरशिप दी जाती है। जैसे कि हमने अभी JNU में हमने अभी 16 दिन का भूख हड़ताल किया था। हमारी मांग थी कि जो मेरिट कम मीन्स जो स्कॉलरशिप होता है, जो गरीब छात्रों को 2000 रुपये पर माह दिया जाता है, वो 2000 से 5000 बढ़ाया जाए। आज आप देख सकते हैं कि जो इतनी महंगाई है, तो इतने महंगाई में बच्चों को, छात्रों को मतलब अपने हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस देने के अलावा बहुत सारे चीज़ होते हैं। हॉस्टल चार्ज भी आजकल 5000 हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि स्कॉलरशिप बढ़ाया जाए सरकार द्वारा, सो दैट आज जो विश्व गुरु का जो हम सपना देख रहे हैं, ऐसे विश्व गुरु बनेगा क्या? आप जब देख लो किसी भी स्कूल कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का हाल देख लो, इलाहाबाद देख लो, BHU देख लो, इवन JNU DU का इतना महंगा हो रखा है। इस तरह तो हम विश्व गुरु नहीं बनेंगे। एजुकेशन में 3% का जो बजट दिया गया है इस देश में, क्या इतने बड़े देश में 3% का बजट काफ़ी है एजुकेशन के लिए? देखिए, वही तो बात है ना कि अगर जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं, पर विश्व गुरु के नाम पे सिर्फ ये 2% 3% से भी कम अगर आप एजुकेशन फंड को देते हैं, तो हमारे देश में आप जाके देख लीजिए, बिहार में उस गांव में देखिए कि उस गांव में जब झोपड़ी में वहाँ पे पंखा नहीं होता है, वहाँ पे बच्चे जब पढ़ रहे हैं, हमारे विश्व जो युवा देश है, आज के डेट में युवा को एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, ना लाइब्रेरी मिल रहा है, ना बुक मिल रहा है, ना बैग मिल रहा है, ना पेंसिल रबर मिल रहा है। आप हर जगह टैक्स लगा रहे हैं, GST के नाम पे आप पेंसिल रबर पे भी इतना टैक्स ले रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो आप? किस तरीके से आप चाहते हो कि हमारा देश आगे बढ़े? आप चाहते ही नहीं हो कि हमारे देश में लोग पढ़े और अच्छी शिक्षा पाएं। आप बस ये चाहते हो कि हमारा देश एक लेबर क्लास बन जाए और कोई सवाल ना उठाए। बस वो चाहते हैं कि हमारे देश में कोई पढ़ेगा नहीं तो कोई सवाल नहीं करेगा,
पर हम इस चीज़ के खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैं NSY रिसर्च से पुष्पराज, इस बात को मैं हमेशा पुरजोर इसका विरोध करता हूं कि हमारे देश में एजुकेशन का जो एक अच्छा लेवल होना चाहिए, एजुकेशन का फंड बढ़ाना चाहिए सरकार को। और हम इस बीजेपी की सरकार, धर्मेंद्र प्रधान की सरकार को बोलते हैं कि आप एजुकेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये प्रधानमंत्री मोदी जी शायद से वो एजुकेशन का वैल्यू नहीं समझते हैं, वो एजुकेशन का नहीं महत्व समझते कि जानते कि किस तरीके से बच्चा साल भर मेहनत करके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है, और जब वो एग्ज़ाम देता है तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो वो दोबारा एग्ज़ाम किस तरीके से तैयारी कर पाएगा। एक गरीब छात्र जब उसके घर से पैसे नहीं मिलते हैं, माँ बहुत मजबूर से हो कि उसको पैसा देती है कि वो तैयारी करे, पर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। इसके खिलाफ मैं ये चाहता हूँ कि शायद से बीजेपी सरकार को बाहर अगर वो घूमने जाते हैं तो उनको ये पता होगा कि वहाँ पे किस तरीके से एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे इंडिया के जो एजुकेशन को लेके वो बीजेपी सरकार पूरा मतलब सीरियस नहीं है। तो देखा आपने, देश के छात्र की तमाम ऐसी मांगे हैं, जैसे कि CUET जैसे, NTA जैसे जो एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट कराते हैं उन पे रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि लगातार NTA में ऐसी धांधलीबाजी देखने को मिलती है, कभी पेपर लीक का होना तो कभी बच्चों का एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट को लेट डिक्लेयर करना, जिस कारण बच्चे प्राइवेटाइजेशंस की तरफ जाते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस शिक्षा माफियाओं के हाथ में आ जाते हैं। पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है सरकार से कि 3% का जो बजट इस देश में शिक्षा पे लगाया गया है, एक तरफ देश विश्व गुरु बनने की बात करता है, पर अगर उसी विश्व गुरु में सिर्फ 3% का एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा तो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा। इसके अलावा जो आज यहाँ पे मुद्दाओं पे हमने चर्चा की, तमाम जो छात्र थे, टीचर्स थे, उन लोगों से, उनका भी एक यही मांग है कि KG से लेकर PG तक सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पे बैठे हुए इंसान का बेटा हो, सबको एक ही जगह पे एक ही समान की शिक्षा मिलनी चाहिए, तभी इस देश का शिक्षा मॉडल सुधर पाएगा। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो आप हमें कमेंट में लिखिए। अगर आपका कोई सवाल हो हमसे तो वो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।